Hello everyone, and hope you will be fine. By the way, I would like to be say, after a long gap, because of COVID is too much going on, too much harassing and dangerous. In that respect, in Delhi, lockdown is going on. Apart from this lockdown, we will try to provide you current affairs at least. In that respect, I am in a studio. Hope you will be fine. Listen carefully. Today's we have to discuss this current affairs. I mean 20th April 2021. In respect, we have to discuss like that. Listen carefully. एक न्यूज़ आया, टिड्डियों से मुकाबले के लिए हथियार बना रहा BAU. अब ये BAU क्या है? तो हमें ये समझना है कि BAU क्या है और टिड्डी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉकस्ट, तो लॉकस्ट कहते हैं या लॉकस्टर, तो ये याद रखना है. और आपको भी मालूम होगा पिछले साल एक तरफ तो कोविड आया मार्च अप्रैल मई में, और इसी अप्रैल मई में कहर बरपाया टिड्डियों के दल ने, जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के इथोपिया वाले रीजन से उड़ा, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया से, और ये लाल सागर को पार करके सऊदी अरब वगैरह क्षेत्र में, और वहाँ से वो आते हुए वेस्टर्न एशिया को टच करते हुए पाकिस्तान और भारत तक, और भारत में बिहार तक अपनी पहुँच बनाया. और टिड्डियों से बहुत सारे फसलों के ही नुकसान नहीं हुए, बहुत जानमाल का नुकसान भी हुआ. वैदिक साहित्य में टिड्डियों के द्वारा फसल के नष्ट होने का साक्ष्य है. ये सवाल यूपीएससी एक बार पूछ चुका है. चलिए इन टिड्डियों के बारे में ना जाने तो कम से कम इतना तो समझिए कि ये आपको क्या कह रहा है. टिड्डियों का दल 2020 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य और गुजरात, इन सब पे बहुत भारी तबाही मचाया, नो डाउट. अब देखते हैं टिड्डी दल क्या है. तो मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार का क्या है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, कीड़े होते हैं. हमें ये पता चला ये कैसे कीड़े होते हैं, उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं. विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. और बेटर देखें तो 4 प्रकार के जो हैं टिड्डे होते हैं, यानी टिड्डियाँ जो होती हैं 4 प्रकार के. उनमें जो सबसे ज़्यादा होता है, जो डेजर्ट लॉकस्टर होता है, वो सबसे ख़तरनाक होता है. बहुत सारे देशों में, अफ्रीका में और मुस्लिम कंट्रीज़ में टिड्डियों को भोजन पका के खाते हैं. और पाकिस्तान में तो 20 रुपये किलो से लेकर 80 रुपये किलो तक बेचा गया, और लोग उसको खूब खाए, फ्राई करके हो या जैसे भी खाना हुआ होगा. तो कहने का मतलब है ठीक है, हर चीज़ में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है. इसका मतलब थोड़ा कि हर चीज़ खाया जाए, लेकिन हाँ, अपनी अपनी ज़रूरत है. इंसान को ज़िंदा रहना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी चलती है, तो ठीक है. अब ज़रा ध्यान दें, टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध होते हैं क्या, तो उसके ऊपर जो बात होगी उस पर देखिए हम कि क्या संबंध होते हैं. ध्यान देना है, जो संबंधों के बारे में बात की गई है, वो जरा समझिए संबंधों के ऊपर बात. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि BAU जो था वो क्या था, ये समझ लीजिए. BAU क्या है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय. एक पॉइंट निकल के आ गया. बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने क्या बनाया है, एक इक्विपमेंट्स बनाया है. दूसरी बात आते हैं बचाव के बेहतर कैसे किए जाए. तो ध्यान में रखना है, ये जो है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है. बिल्कुल, जो क्लाइमेट चेंज है ये ग्लोबल फेनोमेना है, बिल्कुल सही. और अफ्रीका के हॉर्न देश कहते हैं, अफ्रीका का सिंह, वहाँ से ये चलता है रेगिस्तानी टिड्डे. अफ्रीका का सिंह का मतलब क्या है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, इन 3 देशों को देखेंगे तो अफ्रीका में पूरब में लाल सागर के साथ सोमालिया की खाड़ी के पास एक सिंह जैसा उभार है ज़मीन में, उसी को कहते हैं अफ्रीका का सिंह. अब आइए, क्लोरपायरीफॉस रसायन का छिड़काव. फसलों पर अगर हम क्लोरपायरीफॉस रसायन का छिड़काव करते हैं तो ये एक विषाक्त रसायन नहीं है, लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन टिड्डियों का जो है हमला रुक जाएगा. दूसरी चीज़ें हैं, ये क्या करती है, तो टिड्डियाँ जो है मतलब घंटों के भीतर लाखों करोड़ों अंडे देती है ये टिड्डियों का दल, और इस वजह से करोड़ों में टिड्डियों की संख्या बढ़ती जाती है. तो उस पर रोक लगेगी क्योंकि ये अंडों को ख़त्म कर देता है ये रसायन. तो टिड्डियों को ख़त्म करने वाला रसायन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, क्लोरो
पायरीफॉक्स। अब आइए, अब सवाल है अगला, टिड्डी के दल के संदर्भ में तो बात समझ गए, रेगिस्तानी टिड्डी समझ गए। अब ये टिड्डियों और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है, तो जरा गौर फरमाइए। जहां सालाना 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, सामान्य जलवायु की रस्सियों में टिड्डियों की संख्या प्राकृतिक मृत्यु दर से घट जाती है। इसका मतलब समझाइए। जिस जगह पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर टिड्डियां ज़्यादा नहीं पनप पाते। बारिश बढ़ने पर, बारिश ज़्यादा होने पर मॉइस्चर लैंड पर टिड्डियां और पनपता है, जिसका नतीजा है कि एक ख़ास समय में जब अफ्रीका के हॉर्न कंट्रीज़ में गर्मी बढ़ जाती है, बारिश मिनिमाइज हो जाती है, तो ये टिड्डियों का दल अपने भोजन की तलाश में, क्योंकि फसल चक्र नष्ट होता है, वो अन्य देशों की ओर भागते हैं और जनरली ये वेस्टर्न एशिया होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच बनाते हैं और इस तरह से भारत तक पहुंच बनाता है। तो जलवायु बताता है, यानी रेन जो है उसका जो प्रेसिपिटेशंस है वो बता देता है कि यहाँ टिड्डियों का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। अब आइए, अब ये भी बता रहा है कि पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक द्विध्रुव और अपेक्षाकृत बाइपोलर, जिसको कहते हैं, तापमान पाया गया है। यानी ये दिख रहा है कि टिड्डियों का दल जो आता है वेस्टर्न एशिया से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, उसके पीछे बाइपोलर इफेक्ट को भी दिखाता है। अब आइए, इसके बाद ये संगठन देती है चेतावनी। क्या मतलब है, तो समझिए। भारत में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कुछ स्टेशंस हैं पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर प्लेस पे स्थापित, जो हमें टिड्डियों की जानकारी देता है कि टिड्डियों का हमला हो सकता है। ठीक है, तो कुछ घंटे पहले ये जानकारी दे देगा। जैसे देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत ये चेतावनी देती है, तो कृषि और कल्याण मंत्रालय, किसान मंत्रालय, वनस्पति संरक्षण विभाग के तहत। हम देखते हैं गुजरात में और राजस्थान में, ये राजस्थान और गुजरात में दो जगह, प्लस फरीदाबाद में भी देखते हैं कि ये चीज़ें डेवलप की जा रही है, और जोधपुर है राजस्थान में, जहाँ से हमें टिड्डियों के दल के बारे में सूचना मिल जाती है कि टिड्डियों का दल क्या है, कितना है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। उस हिसाब से हम और आप अपने फसलों के नुकसान होने से बचाने की कोशिश करते हैं, रसायनों का छिड़काव करते हैं, या जिन तरीक़ों से भाग सकता है उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बात करें। ठीक है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पिक का थमेगा भूस्खलन। देखिए, हमारे पांडे सर भी पिछले सप्ताह बात कर रहे थे इस पर कि पैरामाउंट को एक बार चाइना पिक की तरफ ले जाया गया था, सारे स्टाफ को, पांडे सर नहीं जा पाए थे। ठीक है, वही चाइना पिक की ये कहानी है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन आप निकालें, तो हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन निकलता कैसे है। तो क्वेश्चन निकलने का तरीका जो है वो देखिए कैसे क्वेश्चन निकलेगा। पहला पॉइंट, नैनीताल कहाँ है, तो उत्तराखंड में 7 ताल हैं, उसमें से एक नैनीताल है, उसके नाम पर नैनीताल है। दूसरा सवाल हुआ कि चाइना पिक, ये ध्यान दीजिएगा, एक पहाड़ की चोटी है चाइना पिक, ये कहाँ है, नैनीताल में। चाइना पिक इसका नाम क्यों है, तो इस पिक पर पहुंचने पर आपको चाइना का बॉर्डर दिखने लगता है, ये मतलब है। इस पिक पर पहुंचने पर चाइना का बॉर्डर दिखने लगता है, इसलिए इसको चाइना पिक कहते हैं। अब आइए, अगला है कि सबसे ऊंची चाइना पिक का थमेगा भूस्खलन। एक्चुअली चाइना पिक ये आप देख रहे हैं चाइना पिक, और चाइना पिक में देखते हैं काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, भूस्खलन, जिसकी वजह से काफ़ी बार जो सरिताएं हैं, पहाड़ी नदियां हैं, चश्मे, वो रुक जाते हैं और विप्लव मचाते हैं, त्रासदी लाते हैं। तो इसका भूस्खलन रोकने का तरीका क्या है, एक तो फॉरेस्ट्री करिए, दूसरा तरीका क्या है, पिट बनाइए। देखिए ये पिट बना हुआ है और इस पिट को पानी को रोकने का है ताकि लैंडस्लाइड्स ना हो, तो ये चीज़ें हैं। अब इस पिक को वहाँ पे क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में चाल खाल कहते हैं, चाल खाल, ये हमें समझ में आया। अब आते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, पिरूल और जूट का प्रयोग कर बनाए जा रहे हैं चेक डैम। चेक डैम समझते हैं, अगर ज़मीन थोड़ी स्लोप वाली है तो पानी तो रुकेगा नहीं और लैंडस्लाइड्स भी होगा,
तो अगर हम उसको जगह जगह पर छोटे छोटे डैम्स, जैसे 1 उंगली के बराबर हाइट दे दिया, फिर यहाँ हाइट दे दिया, फिर हाइट, तो पानी को रोक दिया, तो एक तो पानी का वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर वो बढ़ेगा। चेक मतलब रोकना, चेक डैम बना दिया डैम, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब चेक डैम बन गया। अब चेक डैम बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो पिरूल और जूट। पिरूल पत्ते को कहते हैं, वहाँ पिरूल का पेड़ है उसके पत्ते को कहते हैं, और उस पत्ते को वहाँ रखते तो वो पानी को सोखता भी है और मिट्टी को वो खंगलने नहीं देता, यानी रील इरोजन नहीं होता, तो उसको चेक डैम के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब चाइना पीक सी लेवल से कितने हाइट पे है, 8622 फीट, यानी 8622। बड़ा अच्छा हाइट है, नो डाउट, हाइट तो ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब चाइना पीक को प्यार से नैना पीक भी कहते हैं, चूंकि नैनीताल में है और नैना देवी होंगी शायद, तो नैना पीक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, चाइना पीक इक्वल टू नैना पीक, नैनीताल में है। यहाँ से जो है चाइना का बॉर्डर दिखता है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे भूशंखलन बहुत होता है, लैंड इरोजन, उसके लिए चेक डैम बनाया जा रहा है, जिसमें पिरूल के पत्ते का इस्तेमाल हो रहा है। और किस पत्ते का इस्तेमाल हो रहा है, तो जूट का इस्तेमाल हो रहा है। अब छोटे छोटे जो वाटर पॉट बनाने की कोशिश हो रही है पहाड़ी ढालों पर, उसे क्या कहते हैं, चाल खाल। ये हुआ कुल मिला के इस न्यूज़ से निकलने वाले सवाल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रल प्रोजेक्ट से सूखे पहाड़ के जल स्रोत। अब जरा देखिए ये न्यूज़ क्या कह रहा है। तो देखिए ये न्यूज़ जो कह रहा है उस पर हमें ये देखना होगा कि समझिए ये न्यूज़ क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट की वजह से 25% सिंचित क्षेत्र और 40 घट का बेटा आलू उड़द का उत्पादन भी घट गया। कुल मिलाकर के समझिए, नदियों का अपना एक रास्ता होता है। नदियां जिस रास्ते बहती हैं और बाढ़ के दिनों में अपने आसपास के क्षेत्र में पानी का जो फैलाव करती है, उस पानी से उस क्षेत्र के ज़मीन में जो है मॉइस्चर डेवलप होता है, और एक तो सिल्ट जाता है जो उपजाऊ होता है, दूसरा क्या होता है, तो वो वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर टेबल उसको बढ़ा देता है, अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन में मॉइस्चर बने रहने से पानी वानी की किल्लत नहीं होती। चाहे कुआं खोद के पटाइए, तालाब बनाइए, और या पंपिंग सेट बोर्डिंग डालिए, जिससे खेती बाड़ी होती है। अब चूंकि क्या हुआ, नदियों को जगह जगह रोका गया है। चेक डैम बहुत सारे उत्तराखंड में बनाए गए हैं, और छोटे छोटे डैम, चेक डैम, और इसे पानी रोक करके हम पानी को पहले ही अंडरग्राउंड कर रहे हैं, जिसका नतीजा है नीचे वाले ज़मीनी क्षेत्रों में पानी ना तो पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, न सही डायरेक्शन में पहुंचती है। नतीजतन जो खेती होती थी पानी के दम पर, वो पानी वाली खेती नहीं होती। जैसे उड़द है, कुल्थी है, और भी चीज़ों का है, खेती धीरे धीरे बंद हो रही है। ये एक समस्या है उत्तराखंड की। तो वही चीज़ें बताया जा रहा है कि 50 गांव के 50% जल स्रोत सूख गए। किससे, तो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। बहुत खतरनाक है ये इशारा, समझना चाहिए हमें। अब आइए, बहुत सारी पनचक्कियाँ चलती है पहाड़ों में, और पनचक्कियाँ आप जानते हैं, पनचक्कियाँ मतलब पन मतलब पानी, और पवन नहीं, पवन चक्की अलग है, वो पवनों के से फैन घूमेगा। पनचक्कियाँ डालिएगा गूगल पे, मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ से जो पानी रिस के आता है, तो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन पर क्या करते हैं कि एक खास मिल पर पानी डालते हैं, जिसकी वजह से वो चक्ड़ी, वो साइकिल्स घूमती है, और साइकिल से एक्सल्स फिट करके आटे की चक्की घूमती है। तो पहाड़ों में ये ट्रेडिशनल चीज़ें रही हैं। तो पहाड़ों के बहते हुए पानी को यूटिलाइज करते हैं, उसके फोर्स को डालते हैं मशीन पे, मशीन घूमती है, उससे जुड़ा एक्सल घूमता है, धुरी, और एक्सल घूमने से आटे की चक्की घूमती है पार्ट, और इस तरह से उसमें जो दाना डालते हैं वो पिसती रहती है, और इस तरह से आटे चक्की तैयार होता है, पानी से चलती है, इसलिए पन चक्की। चक्की मतलब आटे वाटे पिसने वाली चक्की। समझ में आई बात। तो अब चूंकि ऐसे सोर्स ऑफ वाटर सूख रहे हैं, डाइवर्सन आप दे रहे हैं, तो आप देखिए 50 गांव की पनचक्कियां भी रुक गई, जल स्रोत खत्म हो गए। ये समस्या है।
तो विकास हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम। मीरा के भजनों को जन जन तक पहुंचाने वाली ज्योतिका रॉय, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चंस बनेगा नो डाउट, पर इसको कैसे बनाए क्वेश्चन ये मैं आपको बताता हूं। समझिए, मीरा के भजनों को जन जन तक पहुंचाने वाली ज्योतिका राय। एक तो समझेंगे, सवाल करिए ज्योतिका राय कौन है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये एक भजन गायिका रही, ये सवाल हुआ। भजन गायिका रही, अब नहीं है हमारे बीच। दूसरा, ये बंगाली थी, पर ये कोई सवाल नहीं है, इंडियन है। लेकिन कहने का मतलब, अब देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और घूंघट के पट खोल, ये सब भजन जो है ये गाई। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है। आधुनिक मीरा मालूम है, मीरा तो थी हमारी एक राधास की शिष्या, कृष्ण भक्त, नहीं सबको मालूम है, राजस्थान से हमारी मीरा थी। राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के राजा के छोटे भाई भोजराज की पत्नी थी, बाल विधवा हो गई। वैसे खुद मेड़ता की रहने वाली थी, आ गई चित्तौड़। और मीरा के भजन पद सबको मालूम है। ऐसी एक लल्लेश्वरी हुई कश्मीर में, ऐसी ही संतनी हुई, तो लल्लेश्वरी को लल्ला भी कहते हैं प्यार से, और उन्हें कश्मीर की मीरा कहते हैं। ऐसे ही हमारी एक हुई अंडाला, अंडाला कहिए या अंदाला, ये दक्षिण भारत में संगम काल में एक संतनी हुई, अलवार संतनी यानी वैष्णव संतनी, और उनको दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं, अंदाला को। लल्लेश्वरी को कश्मीर की मीरा। और हिंदी साहित्य में हमारी एक बहुत बड़ी साहित्यकारा हुई महादेवी वर्मा, उन्हें हिंदी साहित्य की मीरा कहते हैं। और एक ये भजन गायिका ज्योतिका रॉय, इनको संगीत की मीरा कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। 1932 में पैदा हुई, 2014 में ये डेथ कर गई, तो उस पर एक न्यूज़ आया था, आपको ऐसे याद रखना है संगीत की मीरा किसे कहते हैं, तो ये हुआ। और हम आपको बता दें, पंडित नेहरू ने अनुरोध पर 15 अगस्त 1947 को उनके लाल किले के झंडा फहराने के वक्त इन्होंने रेडियो पर भजन गाया था। अब समझ में आई, जब आपसे पूछे जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पंडित नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया, तो उस वक्त रेडियो से जो भजन के प्रोग्राम चल रहे थे वो गायिका कौन थी, ज्योतिका राय। अब तो समझ में आई बात, क्वेश्चन निकालना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बात करें बेटा। ठीक है, 4 साल में एक बार खिलते हैं लिली के फूल, हमें कोई बड़ा नहीं है ये, ध्यान देना। यहां पे सवाल बनेगा आपका, ठीक है। देखिए एक छोटा सा सवाल है, लेकिन सवाल को सवाल की तरह ही हम समझे तो अच्छा है। समझिए बेटा, ये बता रहा है कि 20 अप्रैल को क्या हुआ था, ठीक है। बीस अप्रैल को क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 20 अप्रैल को लीग ऑफ नेशन भंग कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन भंग कर दिया गया था, और लीग ऑफ नेशन के ऑल पावर्स इन्वेस्टेड कहां कर दिया गया था, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर दिया गया था। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लीग ऑफ नेशन कब खत्म कर दिया गया, 1946। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे पर एक वर्साई की संधि हुई थी, कहते हैं, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच छुपे हुए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने में पेरिस की ट्रीटी थी, पेरिस की शांति संधि, पीस ट्रीटी। और पेरिस की ट्रीटी के तहत ये बात हुई कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो वर्ल्ड लेवल पे जो दुनिया में शांति और विकास के लिए काम करे, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए काम करे, सिक्योरिटी के लिए काम करे। तो लीग ऑफ नेशन स्थापित हुआ था
10 जनवरी 1920 को, और लीग ऑफ नेशन चलता रहा लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज यू नो दैट, ऑन 24 October 1945 we established a new organization known यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और लीग ऑफ नेशन जो था उसको डिसॉल्व करके उसके सारे पावर्स इन्वेस्ट कर दिए गए यूएनओ में। कब, वही बता रहा है, 20 अप्रैल 1946 को, 46 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये जो दंपत्ति हैं, इन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं साइंस में। ये क्यूरीज वाइफ एंड हस्बैंड हैं, मिस्टर क्यूरी एंड मैडम क्यूरी। देखिए, क्यूरी दंपत्ति ने यूरेनियम अयस्क से रेडियम को अलग किया। अब आपसे पूछेगा रेडियम क्या है, तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। किससे इसे अलग किया गया था? सेपरेटेड फ्रॉम, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम यूरेनियम। हु वॉज द मैन और वुमेन? तो हम क्या कहेंगे? मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड। तो देखिए, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने जो है रेडियम की खोज की और इसे यूरेनियम से अलग किया, और 1902 में इन्होंने ये काम किया। यानी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रयोगशाला में इसे लिया और इसे एक पीच ब्लेड से काम किया, रेडियोधर्मी को अलग किया। और इस तरह से 1903 का जो नोबेल प्राइज़ था फिजिक्स का, वो इनको मिला। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इनको मिल गया, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को। तो ये चीज़ है। तो रेडियम की खोज कब हुई? 1902 में हुई, यानी 119 साल रेडियम की खोज की हो गई। किसने खोज की? तो क्यूरी, ठीक है, स्पाउस ने किए। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आइए, यहाँ है नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल पर भरी पहली उड़ान। बिल्कुल, ये तो न्यूज़ आपका है, नो डाउट, ये न्यूज़ आपका बनता है। अब देखिए इस न्यूज़ पर, नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल पर भरी पहली उड़ान। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे हम। आपको भी मालूम है अमेरिका का जो स्पेस प्रोग्राम है, वहाँ उसे संचालित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए नासा नाम का एक संगठन है, ठीक है ना। अब वो नासा नाम का जो संगठन है, वह संगठन ने अभी मार्स पे अपना एक ऑर्बिट भेजा था और मार्स पे लैंड भी किया, परसिवरेंस। अब ये परसिवरेंस जब लैंड हुआ तो उसमें से गाड़ी निकली और उस गाड़ी में से एक हेलीकॉप्टर भी था। उस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह के सतह के लगभग 10 फीट ऊंचे उड़ा करके देखा गया और लगभग 16 सेकेंड या 26 सेकेंड उड़ान भरा। अर्थात मनुष्य के द्वारा पहला ऐसा हेलीकॉप्टर का उड़ान जो किसी अन्य ग्रह पर उड़ाया गया हो, यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दीजिए, कौन से ग्रह? रेड प्लैनेट यानी मार्स पे। हेलीकॉप्टर सतह से कितनी ऊंची थी? 10 फीट की ऊंचाई पर थी, ठीक है, ये भी आपने देख लिया। अब रही बात, 10 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ा, कितने सेकंड तक उड़ा? 30 सेकंड तक उड़ा। कहाँ का ये हेलीकॉप्टर है? नासा का। और नासा का मतलब क्या है? यूएसए। तो ये हुआ। और ऐसा हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर देखिए, ये इसका वेट कितना है? 1.8 किलोग्राम का वेट है, ठीक है। और इसके ब्लेड का जो मूवमेंट था, ये देखिए 2400 राउंड पर मिनट, 2400 राउंड RMP, ठीक है, पर मिनट ये था। अब रोवर के साथ पहुंचा हेलीकॉप्टर था, आपको भी मालूम है रोवर था परसिवरेंस, जो 18 फरवरी को मंगल पर उतरा था नासा का, और उसी में से ये हेलीकॉप्टर निकल करके ये कारनामा किया है। और इस तरह से दुनिया में वह देश जिसने किसी अन्य ग्रह पे हेलीकॉप्टर उड़ाया, यूएसए, वह संस्था नासा, ठीक है। किस शटल से भेजा गया था? परसिवरेंस से गया था। तो ये सब बातें होती हैं और इसी तरह से आपको छांट छांट करके क्वेश्चन तैयार करना होगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा है और हमें समझना है अपने समाज को।
अपने समाज को समझने के लिए ये ज़रूरी है। समझिए, हमारे बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके बारे में हमें और आपको पता नहीं है, पर वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनका देश है ये, पर उन्हें वो तमाम सुविधाएं नहीं मिलती, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनका आधार कार्ड नहीं, उनका वोटिंग कार्ड नहीं, कोई योजनाएं नहीं। दैट इज़ टू मच रेडिकुलस। उत्तर प्रदेश की बात है, योगी जी सरकार है और योगी सरकार ने एक बेहतर काम किया, और वो काम क्या है तो समझिए, जरा हेडलाइंस पढ़िए। आखिरकार वन टांगिया गांव में उगा पंचायती लोकतंत्र का सूरज। वन टांगिया, गौर फरमाइएगा। अंग्रेजों के ज़माने में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जो एक डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर के आसपास का, नौतनवा आनंदपुर के आसपास का क्षेत्र जो टच करता है हमारे वेस्टर्न चंपारण से गंडक के पास, वहाँ पर फॉरेस्ट लगाने के ख्याल से अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को यहाँ बसा दिया और कहा कि फॉरेस्ट लगा है, इसकी देखभाल करो, और दूर दूर पे पेड़ होता है फॉरेस्ट में, उसके बीच में तुम खेती कर लो, खेती करो, तुम्हारी ज़मीन है एक तरह से समझो, खेती करो, वनों की रक्षा करो, और जो फसल है उगाओ, रहो। चलता रहा सदियों से, कोई देखने वाला नहीं, न इसका कोई गांव, न इसका कोई नाम। ये समुदाय ऐसे ही रहे और सारी योजनाओं से अछूते रहे, गरीब ही रहे, जबकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार, योगी सरकार ने ये एक अच्छा काम किया कि वनटंगियाओं का आधार कार्ड बनवाया, वोटर लिस्ट बनवाया, वोटर लिस्ट में नाम दिया, सरकारी योजनाएं अब काम करने लगी। और इस बार जो अभी 2021 में पंचायती राज के तहत जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिसकी गणना कल से चल रही है, उसमें वनटंगिया गांव के लोग भी चुनाव में शामिल हुए, उनके भी अपने पंचायत मुखिया सब व्यवस्था की गई है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें। ये एक बहुत ही खतरनाक काम हो रहा है, जिसको समझिए। सेना वापसी के बाद अफ़गानिस्तान में सुरक्षा से अमेरिका ने झाड़ा पल्ला। एक्चुअली अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर हम अफ़गानिस्तान में फंसे रहे, सीरिया में फंसे रहे, इराक में फंसे रहे, और ये सब सुधरने वाले हैं नहीं, ठीक है, और उनको अब उतनी ज़रूरत रही नहीं। अफ़गानिस्तान में ज़रूरत इसलिए नहीं रही कि अब वो यहाँ से फ़ौज निकाल करके नेवी पर ज़्यादा फोर्स करना चाहते हैं और साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। चीन को उसके घर में ही मांद देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि समस्या जो है शिकागो द्वीप सबको लेकर के है। ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, इन सब से टसल जारी है चाइना का, तो वहाँ पर ज़्यादा जवाब करना चाहते हैं, क्वाड के तहत भी और वैसे भी। इसलिए यहाँ से फ़ौज निकालना चाहते हैं। यहाँ जितना वो लगाए पैसा, जितने जान जोखिम में डाला सेनाओं का अमेरिका ने, उतना कोई इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हुआ अमेरिका का, और कहीं ना कहीं नुकसान ही बहुत झेलना पड़ा हर तरह से। चाइना चाहता है कि अमेरिका यहाँ फंसा रहे ताकि पूरब में हमको घेर न पाए, साउथ चाइना सी में। चाइना इसमें लगा है, तो इस तरह से तुर्की भी लगा है, पाकिस्तान भी, लेकिन पाकिस्तान तो चुपचाप है, तमाशा देख रहा है, कर क्या सकता है। रशिया भी चाहता है कि चाइना इधर लगा रहे, सॉरी क्या कहते हैं, अमेरिका इधर ही लगा रहे, लेकिन अमेरिका ने चालाकी से यहाँ जो है फ़ौज निकालना चाह रहा है, और 1 सितंबर तक टोटल खाली। और शांति वार्ता चल रही है कतर में, अन्य जगहों पे, पर दोहा में, पर हो नहीं रहा है कुछ।
और मैं यकीन कहता हूँ कि आने वाले दिनों में देखिएगा आप, भारी तबाही लेके आएगा अल-कायदा, बोको हराम, अल-शबाब और बहुत सारे गुट, बहुत सारे मिलिशिया हैं, जिहादी गुट हैं, तबाही मचा देंगे। 2 कारण हैं, एक तो अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करेंगे जिसमें पाकिस्तान को दिखाएगा, और वर्चस्व स्थापित करने का अफगानिस्तान की तो बर्बादी होगी ही, हम जो वहाँ बेहतर कर रहे हैं कुछ विकास के काम वो भी बर्बाद होगा, और हमारा कश्मीर भी फिर डिस्टर्ब होगा। चाइना का उइगर वाला प्रांत डिस्टर्ब होगा, चाइना भी परेशान है, लेकिन चाइना चाहता है कहीं ना कहीं इसको घेरे रहो, उइगर को तो हम हिसाब लगा देंगे, ये बात है। और देखिएगा जाते जाते जैसे ही वो फोर्स वापसी की शुरुआत करेगा, बॉम्ब्स के इतने अटैक होंगे कि सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे। या तो रुक जाओ और नहीं जाओगे तो मेरा वर्चस्व मान लो। यही चीज़ें चल रही है और यही हो के रहेगा, और आप देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो ये न्यूज़ है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को दर्शाता है। सेना रहने से भारत के लिए अच्छा है, अफगानिस्तान में अगर सेना रहे अमेरिका का तो भारत के लिए अच्छा है, पर नहीं तो भारत को दिक्कतें होंगी दोनों मोर्चों पर चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, ऑल ओवर इंडिया का जो गोल्ड मेकर्स हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने वाले हैं, उन मेकर्स के लिए 2 साल 4 साल पहले एक व्यवस्था आई, हॉलमार्क का गहना, प्योरिटी के ख्याल से जो 24 कैरेट का गहना होता है गोल्ड का, उसे जो है अब हॉलमार्क में दिखा के 1000 पॉइंट्स में, यूनिट में दिखाना है। और गहने जो अब बनेंगे सो एक लिमिटेड में, यानी कि 22 का, 18 का, ठीक है, 16 का ऐसे गहना बनेगा, और उस पर हॉल मार्क देना पड़ेगा, HM लिखना पड़ेगा, और कितने यूनिट है वो दिखाना पड़ेगा, 1000 में है। तो अगर 22 कैरेट को हम 24 कैरेट को अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 42 यूनिट का एक आता है। तो मान लें अगर 23 कैरेट का गोल्ड का ये ऑर्नामेंट्स है तो उस पर HM और कितना लिखा होना चाहिए, तो समझ सकते हैं आप कितना, 958, तभी तो 42 घटा तो 958 पे आया। तो ये चीज़ है, तो ये ध्यान में रखना। अगर 22 कैरेट का है तो क्या लिखा होगा उस पर, 916 HM, ये मतलब है। ये अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजायर्ड था, अनिवार्य नहीं था, मैंडेटरी नहीं थी कि आपको लिखना ही पड़ेगा, और इसकी चेकिंग होती है, भारत सरकार जगह जगह यूनिट बैठाई है, जिसे कहा गया कि 1 जनवरी से आप इसे लागू कर देंगे। लेकिन कोविड का ऐसा तहलका मचा कि 1 जनवरी से आगे बढ़ा करके कहा गया बाद में, अभी आया कि 1 जून से इसे लागू करना है। अब फिर कोविड का खेल है, पता नहीं फिर बढ़ा दिया जाएगा, मान के चलिए। तो ज्वेलरीज के जो एसोसिएशन है, मेकर्स एसोसिएशन, उन लोगों ने कहा है कि जो हॉलमार्क 1 जून से कंपलसरी होना है, प्लीज उसको एक्सटेंड करिए। देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। तो चलिए आज के लिए इतना हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, और नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं।